नमस्कार, नई परख पर आपका स्वागत है। आज की राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हम महाराष्ट्र की गतिविधियों पर बातचीत करेंगे। अब सर जो आज महाराष्ट्र की गतिविधि हुई जिसमें ऐसा लगा कि अजीत पवार के पास ज़्यादा विधायक हैं और शरद पवार के पास कम विधायक हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या शरद पवार की राजनीतिक पारी अब खत्म हो रही है? देखिए, ये तो पहले से तय था कि अजित पवार ने ज़्यादा विधायक तोड़ दिए हैं और शरद पवार के पास कम विधायक ही रहने वाले थे और ये भी पहले से तय था कि अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी की इस मिली-जुली कार्रवाई से शरद पवार को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है और जब ये विधायकों की संख्या के रूप में भी साबित हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस राजनीतिक नुकसान से भी बड़ा एक राजनीतिक नुकसान हुआ है, उसकी तरफ हम लोगों को निगाह डालनी चाहिए। और वो नुकसान ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक राजनीतिक बड़ा गठजोड़ था, इसका नाम था महाविकास अघाड़ी। वो राजनीतिक गठजोड़ बहुत कमजोर हो गया है। उस राजनीतिक गठजोड़ को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक-एक नहीं बल्कि 2 दांव खेले। उस गठजोड़ में 3 पार्टियां थी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना। उस गठजोड़ की 2 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी अब तक तोड़ चुकी है। 2 पार्टियों में स्प्लिट कर दिया है, केवल कांग्रेस ही है जिसमें अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। बाकी राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी बहुत बड़ा विभाजन हो गया है और शिवसेना में तो पहले ही बहुत बड़ा विभाजन हो गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र जहां पर उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा संसद की सीटें हैं 48, वहां पर भाजपा ने अपनी जो विरोधी शक्तियां थी, उन विरोधी शक्तियों में से 2 को 3 बड़ी विरोधी शक्तियों में से 2 को कमजोर कर दिया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी ताकत आधी रह गई है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि कम से कम उनकी ताकत 40-40% कम हो गई है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को राज्य विधानसभा के चुनाव में भी मिलेगा और लोकसभा के चुनाव में भी मिलेगा। एक जो बेचैनी दिख रही है शिंदे गुट वाले जो ये वाली जो शिवसेना है, खबर आई कि वहाँ के कई विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि ये हमारे लिए मौके को कम करने जैसा है। तो क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए खेल की तरफ आगे ले जाएगा? देखिए, इस प्रकार के बहुत से विश्लेषण हो रहे हैं और आज मैंने सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट भी देखा, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी कुछ खबर सी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब शिंदे गुट के उन लोगों को जिनको कि मंत्री पद नहीं प्राप्त हुआ है, जिन्हें कहीं न कहीं सत्ता का टुकड़ा नहीं मिला है, वो दोबारा उद्धव ठाकरे के पास चले जाएँगे। लेकिन देखिए, ये सब तो विश्लेषण के लिए ये बातें ठीक हैं। लेकिन इस ऐसा होना थोड़ा मुश्किल मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि राजनीति बहुत तेजी के साथ बदल रही है और उस बदलती हुई राजनीति में लोगों को ये भी दिख रहा है कि कौन-सी पार्टी मुतवातिर मजबूत होती चली जा रही है और कौन-कौन सी पार्टियां लगातार कमजोर होती चली जा रही हैं। अब सबसे बड़ा जो शक्ति परीक्षण होगा, वो स्थानीय निकाय के चुनाव में होगा। भाजपा ने चतुराई दिखाते हुए स्थानीय निकाय के चुनावों को टाल रखा था और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव काफी महत्वपूर्ण होते हैं और अन्य राज्यों में भी होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि देश की सबसे अमीर नगर महापालिका जो है बम्बई महानगर पालिका, वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद पुणे की है और ठाणे की है। ये सब बड़ी बड़ी महानगर पालिकाएं हैं। इनमें इनके ऊपर कब्जे के लिए बहुत बड़े बड़े संघर्ष, बड़े बड़े राजनीतिक संघर्ष होते रहे हैं और उनकी उन राजनीतिक संघर्षों की बड़ी प्रतिष्ठा भी है। तो अभी तक भाजपा को ये यकीन नहीं था कि वह केवल एकनाथ शिंदे के गुट की मदद से एक स्थानीय निकाय के चुनावों में अपना सिक्का जमा पाएगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि भाजपा ज्यादा विश्वस्त होकर स्थानीय निकाय के चुनाव में उतरेगी और कोशिश करेगी कि शिंदे गुट और अजित पवार गुट की मदद से इन स्थानीय निकायों को जीते। हम लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति की समीक्षा करते हुए यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी और वो बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की पिछलग्गू पार्टी थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों का फायदा उठाकर और खुद अपने प्रयासों के जरिए वो इस वक्त महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। विधानसभा चुनाव में भले ही वो पूर्ण बहुमत अपनी दम पे न जीत पाई हो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होती हैं। अगर एक ऐसी पार्टी प्रणाली में, एक ऐसे पार्टी सिस्टम में जो छोटे-छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, अगर उसने कुछ टुकड़े या कुछ टुकड़ों के टुकड़े अपने साथ जोड़ दिए हैं, तो उसको तो यही माना जाएगा कि वो लाभ में है।
एक चीज़ ये भी कही जा रही है, खासतौर पे राज ठाकरे ने इस पर कहा, कई पत्रकार भी कहते हैं कि ये सारा खेल शरद पवार का ही रचाया हुआ है। तो क्या ये शरद पवार को थोड़ा बड़ा देखने की प्रवृत्ति है या सच में ऐसा हो सकता है? देखिए, ये बात बहुत लोग कह रहे हैं और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि 2019 में जो हुआ था, उसमें कहीं न कहीं शरद पवार ने घुमा-फिरा कर ये बात मान ली थी कि वो जो पूरा पूरा दांव-पेच हुआ था, उस दांव-पेच में वो दांव-पेच में उनकी भी एक भूमिका थी। लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बार अगर शरद पवार ये खेल रचाएँगे तो उसमें हमें देखना पड़ेगा फ़ायदा उन्हें कहाँ हो रहा है। कोई आदमी कोई राजनीतिक कदम उठाता है तो उसका मोटिव फ़ोर्स, उसकी चालक शक्ति क्या है? क्यों वो काम करेगा? तो इसमें यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। शरद पवार काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अजित पवार के ज़रिए राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ने का मौका ना मिले। इसके लिए वो पेशबंदियाँ कर रहे थे। इसके लिए ही उन्होंने अपनी बेटी को उसका अध्यक्ष बनाया था और प्रफुल्ल पटेल को उसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। तो ये सारा काम वो कर रहे थे। तो उनकी ये सारी योजना धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि चुनाव आयोग को जो पत्र मिला है अजित पवार का, उससे ज़ाहिर है कि ये योजना बाकायदा पीछे वो अजित पवार के साथ मिलकर बना रही थी। एक और बात है कि क्या आज हम अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये कह सकते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के आला कमान ने एक गलती कर दी। अगर वो उद्धव ठाकरे की बात मान लेते और 2.5 साल के लिए उनको मुख्यमंत्री बना देते तो ये जो जोड़-तोड़ का खेल है वो नहीं चलता और वो आराम से शासन कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तो उनको मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिला। देखिए, उस वक़्त जब उद्धव ठाकरे में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में विवाद हुआ था चुनाव परिणाम आने के बाद में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस वक़्त जो बातें कही गई थी उससे वो बातें मुझे याद हैं और लेकिन मुझे अभी तक मेरे दिमाग में ये साफ़ नहीं है कि उस वक़्त कौन ज़्यादा सही कह रहा था। उद्धव ठाकरे का ये जो कहना था कि मुझसे वादा किया गया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। तो वो इस तरह का विवाद था उन लोगों के बीच में। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तर्क ये था कि भई जिसको ज़्यादा सीटें मिली हैं मुख्यमंत्री उसका उसका होना चाहिए। और वो कह रहे थे कि नहीं, हमसे वादा किया गया था और बाला साहब ठाकरे ने कहा कहा था कि हमारी एक इच्छा है कि एक शिवसेना के मुख्यमंत्री के पद पे बैठे। तो इस तरह की बातें की जा रही थी। अगर आप अ, लोकतंत्र के गठजोड़ राजनीति के नियमों के हिसाब से देखें, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी की बात ज़्यादा सही लगती है। भई भाजपा कह रही थी कि हमारे पास ज़्यादा विधायक हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपके पास कम हैं, तो आप मुख्यमंत्री से कम पे आपको संतोष करना होगा। तो भाजपा का मानना ये था कि ऐसा वो क्यों माने? वो इनकी बात क्यों माने? दूसरे, इसके इतिहास में भी आप थोड़ा-सा गौर करें। तो चुनाव से पहले भाजपा के अंदर इस बात को लेकर एक बड़ी जबरदस्त राय थी कि भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों का मानना ये था कि भाजपा अगर अकेले चुनाव लड़ेगी, तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। वो शिवसेना के बिना उसे चुनाव लड़ना चाहिए और शिवसेना को भी दिखाना चाहिए कि आपको अकेले चुनाव लड़के आप देखिए आपकी क्या स्थिति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ विकसित होते हुए, विस्तारित होती हुई, बढ़ती हुई पार्टी थी। अन्य पार्टियां उसकी तरीके से नहीं बढ़ रही थी। तो ये ऐसी स्थिति थी क्योंकि भाजपा के अंदर इस प्रकार की भावना थी कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती तो ज्यादा फायदा में रहती और शिवसेना के साथ चुनाव लड़के दरअसल उसने एक तरह से अपना फायदा कम ही किया है। तो जब उससे मुख्यमंत्री पद छीना गया तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। लेकिन शायद 2014 का जो चुनाव दोनों लोगों ने अलग-अलग लड़ा था और उसके बाद फिर गठबंधन किया था, हम्म, भाजपा और शिवसेना ने। हम्म, अच्छा ये जो एक आज अजीत पवार ने एक बात कही जो मुझे हम्म, थोड़ी आकर्षक भी लगी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। तो ये हमारे देश की राजनीति में 2 तरह की धाराएँ होती हैं। एक नेता त्याग कर रहा है और एक हम्म। नेता धमक के साथ कह रहा है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में प्रवृत्ति बदल गई है कि अब महत्वाकांक्षी नेताओं का ज़्यादा जोर है? नहीं, इस तरह के नेता हमेशा रहे हैं। आप सामाजिक न्याय की राजनीति के नेताओं की याद कीजिए, आप मुलायम सिंह यादव की याद कीजिए, आप लालू यादव की याद कीजिए, आप मायावती की याद कीजिए। इनमें से किसने कभी नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? मायावती की तो सीटें भाजपा के मुकाबले और दूसरी जो पार्टियां होती थी उनके मुकाबले जिनसे गठजोड़ वो करती थी, उससे कम होती थी। उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही सौदेबाजी करती थी।
तो वो कुछ नेता इस तरह के, इस नेताओं की इस भीड़ में कुछ नेता इस तरह के होते हैं जो ऊपर से दिखाते हैं कि वो सत्ता नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसा कहते-कहते ही सत्ता के नज़दीक पहुँचना चाहते हैं। और कुछ नेताओं को लगता है कि इस प्रकार की सत्ता से दूर रहने की प्रवृत्ति दिखाने की, उसका दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सीधे-सीधे सत्ता के नज़दीक पहुँचना चाहिए। अगर जो नेता वास्तव में सत्ता नहीं चाहता, उसको तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जो पहला सबूत इस बात का है, अगर कोई व्यक्ति सत्ता नहीं चाहता है, तो सबसे जयप्रकाश नारायण किसी सरकारी पद पे नहीं जाना चाहते थे। वो चुनाव नहीं लड़ते थे। अब आप देखिए, इसमें ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कि आप बाल ठाकरे को लीजिए, बाल ठाकरे कभी खुद चुनाव नहीं लड़ते थे। लेकिन उनकी पार्टी चुनाव लड़ती थी और वो अपनी पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते थे और साफ कहते थे कि सत्ता का जो रिमोट कंट्रोल है वो मेरे हाथ में रहेगा। यानी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हुए, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल जो है बाल ठाकरे के हाथ में रहता था। तो मनोहर जोशी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 1 इंच भी इधर-उधर बाल ठाकरे की मर्जी के बिना हो सकें। तो इस तरह से तरह-तरह के नेता हैं और तरह-तरह की प्रवृत्तियां हैं। मेरा तो मानना है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, उस व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो जयप्रकाश नारायण की तरह लोगों नेताओं को सलाह मशवरा देता रह सकता है। एक आखिरी सवाल आज की अजीत पवार के भाषण से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने शरद पवार की उम्र पर एक कटाक्ष किया और कहा कि आप 83 साल के हो गए हैं, तो अब कब तक आप चलना चाहते हैं? रिटायरमेंट की तरफ इशारा किया। तो क्या हमारे देश में राजनेताओं की रिटायरमेंट की एक उम्र होनी चाहिए? क्या इससे देश की राजनीति को फ़ायदा होगा? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ इससे कोई फ़ायदा देश की राजनीति को होगा। ये होता है कि जो सबसे बड़ा नेता होता है, वो अपने से कमतर नेताओं के लिए रिटायरमेंट की उम्र तय करता है। मसलन नरेंद्र मोदी ने भाजपा के अंदर एक अलिखित सा नियम बना दिया है कि 72 साल के बाद जो है किसी को मंत्री पद नहीं मिलेगा। बहुत लोगों के टिकट भी इस नाम पे काट दिए जाते हैं कि अब तो आप 72 साल पार हो गए हैं। लेकिन जब 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर तीसरी बार मैदान में उतरेंगे, तब उनकी उम्र क्या होगी? मैं समझता हूँ शायद उनकी उम्र उस वक्त 72 साल या उससे कुछ ज्यादा ही होगी, भाजपा क्योंकि शायद 75 साल तय किया है। हैं? भाजपा ने शायद 75 साल तय किया है कि 75 साल नहीं, के बाद 75 या 72, मेरे ख्याल 72 साल की बात हो रही है, होती रही है। और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त उनकी उम्र 62 या 63 साल की थी और 2024 उनको 10 साल पूरे हो जाएंगे। और अच्छा, मान लीजिए अगर वो 75 साल भी सही, तो आप सोचिए कि जब वो अगर वो 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनके जब 5 साल पूरे होंगे तब तो 75 साल भी पार कर चुके होंगे। तो क्या वो 75 साल होते ही प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे? तो ऐसा नहीं होता है। बहुत से नेताओं को 75 साल या 72 साल पूरे हो जाने पर भी मंत्री बनाए रखा जाता है और उनसे काम लिया जाता रहा है। आम मोटे तौर पर बहुत सी पार्टियों में एक इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है कि वो विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए अपेक्षाकृत युवा लोगों को पसंद करती हैं। उनका मानना है कि जैसे ही 65, 66, 67 साल आदमी पार करता है, वैसे ही उसके अंदर सक्रियता और महत्वाकांक्षा की कमी हो जाती है। तो फिर वो उस तत्परता के साथ जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। लेकिन देखिए, राजनीतिक अनुभव जो है उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको युवा ओज और ऊर्जा के साथ में सक्रिय नेताओं की इफरात की संख्या बहुत मिलेगी आपको। लेकिन ऐसे नेताओं की जिनको बहुत अच्छा गहरा राजनीतिक अनुभव हो, जो चतुर हों, जो अपने विपक्षी की चाल को भांप सकें और जो अपने संगठन को विकट वैसी परिस्थितियों से आगे निकाल के ले जाएं। अब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे तो 72-75 सबसे पार हो गए। तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, मेरे ख्याल से उनके अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को बहुत लाभ हुआ है। पहले जब शशि थरूर के साथ उनका मुकाबला हो रहा था, तो हम सब लोग ये मानते थे कि शशि थरूर को अध्यक्ष बनना चाहिए। वो ज्यादा अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे, वो बीमार भी नहीं है, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो हम ये नहीं कह रहे कि शशि थरूर अगर जीतते तो ज्यादा अच्छे अध्यक्ष नहीं साबित होते, लेकिन वो तो जीते नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जीते और वो अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को लाभ पहुंचाया। जिस तरीके से उन्होंने DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों बार समझौता करके दिखाया, वो बहुत अभूतपूर्व है।
जिस तरीके से उन्होंने जूदेव और भूपेश बघेल के बीच में समझौता कराया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, वो अपने आप में एक बड़ी श्रेयस्कर चीज़ है। तीर सिंह थे। जिस तरीके से उन्होंने सचिन पायलट को शांत कराया हुँ, और राजस्थान में जो दोनों तरफ तलवारें खिंची हुई थी, कम से कम तलवारें एकता ना हुई हो, तलवारें तो म्यान में चली गई हैं। जी, वो भी अपने आप में उनके अनुभव की इसमें दाद देनी पड़ेगी। हुँ, तो मैं कहता हूँ राजनीतिक अनुभव का कोई विकल्प नहीं। जी। एक छोटी-सी बात मेरे मन में आ रही थी, जैसे कि मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कोई नेता अपने पुत्र या पुत्री को सत्ता देता है, तो वो उसके साथ धोखा नहीं करता है। लेकिन हुँ, आम तौर पे जैसे नीतीश कुमार ने मांझी को आगे बढ़ाया या फिर हुँ, उनके दामाद थे एनटी रामाराव के या फिर अजित हुँ, पवार के मामले में भी। तो जब हुँ। लोग धोखा देते हैं, विश्वास तोड़ते हैं, तो क्या इसके कारण भी वंशवादी राजनीति की प्रवृत्ति बढ़ रही है? देखिए, वंशवादी राजनीतिक प्रवृत्ति में तो अ, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी किसी को धोखा दे सकता है। कोई भी किसी को धोखा दे सकता है। तो जो बेटा होता है उसको या बेटी होती है उसको बड़ा भरोसा होता है कि हमको किसी न किसी रूप में आखिरकार सत्ता मिल ही जाएगी। और यहाँ तक कि वो अपने पिता या अपने माँ के रहते हुए तकरीबन पार्टी में सत्ताधारी ही होता है। तो वो अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। अब जैसे कि आप शिवसेना का उदाहरण देखिए। हुँ। शिवसेना में मैं मानता हूँ कि बाल ठाकरे को चाहिए था कि वो राज ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बना दे। उद्धव ठाकरे उस तरह ना उतने कुशल राजनेता थे और ना ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को इस भूमिका के लिए तैयार किया था। उन्होंने स्वयं तैयार किया था राज ठाकरे को, लेकिन वो उत्तराधिकार की चाबी जो है वो उद्धव ठाकरे के हाथ में थमा कर चले गए। तो उनके उस निर्णय के अंदर ही शिवसेना के बँटवारे के अंदेशे छिपे हुए थे। तो इस प्रकार की समस्याएँ होती हैं। ये लेकिन अ, अक अगर बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, अगर बेटी बहुत प्रतिभाशाली है तो अपने आप ही पार्टी उसका नेतृत्व सँभाल लेगी और दूसरे लोग उसके अधीन अपने आप को कर लेंगे। लेकिन अगर वो प्रतिभाशाली नहीं है और फिर भी उसको अगर उत्तराधिकार दिया जाता है, तो जो लोग पहले से अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस भूमिका के लिए, उनको बहुत बुरा लगता है और फिर वो एक दिन पार्टी को तोड़ देते हैं। तो आज की बातचीत को हम यहीं रोकते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही उथल-पुथल या देश की राजनीति के अन्य मुद्दों पर हम नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। नमस्कार।